तरह के एक्सपर्ट को लिया गया था और उनको अलग अलग चैम्बर में, फैराडे चैम्बर में डाल दिया गया था, दूर दूर जगह पर, ताकि उनका ऐसे कोई संपर्क नहीं हो सके। और उसको सील्ड कर दिया गया था, एक जगह बैठा दिया गया था जिसको हील करना है, जिसको हमें ठीक करना है, और एक जगह वह जो कि हीलर है, यानी एक जगह रेसिपिएंट है, एक जगह हीलर है, एक जगह मरीज है और एक जगह उसको ठीक करने वाला है। तो ऐसे को बैठा दिया गया था और यह पाया गया, और दोनों एफएमआरआई मशीन लगा दी गई थी दोनों के ब्रेन में, ताकि कोई परिवर्तन होता है तो नोट किया जाए। और कैसे दोनों के परिवर्तन, तो एफएमआरआई मशीन लगा दी गई थी, तो यह देखा इन लोगों ने कि इन दोनों में सिंक्रोनिटी थी और साइमल्टेनिटी थी। एफएमआरआई यह दिखला रहा था कि जो रीडिंग्स आ रहे थे, तो जो परिवर्तन, जो पैटर्न हीलर में था, वही पैटर्न जो है इसमें भी रिसीव हो रहा था रेसिपिएंट में। तो यहाँ इन्होंने पाया कि विचार जो है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। अधिकतर लोग यह समझते थे कि जो थॉट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इन लोग के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता तो फिर ट्रेवल ही नहीं कर पाता, जा ही नहीं पाता एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली उसको सील्ड कर दिया गया था। फिर भी विचार यहाँ से वहाँ जा रहे थे, जो हीलर था वहाँ तक पहुँच रहा था, हीलर से पहुँच रहा था रेसिपिएंट तक। तो यह हुआ कि भाई ऐसा जब हो रहा है, इसका मतलब है कि थॉट जो है वह और सूक्ष्म सत्ता की चीज़ है, तभी तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि और भी सूक्ष्म सत्ताएं हैं जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से बच रही है। यानी इसको हम लोग की कोई मशीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो इसको पकड़ नहीं सकती, और हम लोग के जितने भी मशीन हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाले ही हैं, या फिर इसी के बदले हुए रूप जो हैं, जैसे प्रकाश है, फोटॉन्स वगैरह हैं, तो उसके हैं, तो इसके ये रूप हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि विचार कहीं और सूक्ष्मता से जा रहा है। एक प्रयोग जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किया गया और जिसने कि बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, और वह है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं, वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। फोटोन का भी देखा गया कि ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं और वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने पहली चीज़ तो यह सिद्ध की कि जो प्रकाश है वह कण के रूप में भी है और तरंगों के रूप में भी है। इलेक्ट्रॉन के विषय में भी यही देखा गया। यह तो पहला ऑब्जर्वेशन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ फिजिक्स के लिए, लेकिन बायोलॉजी के लिए और इस चेतना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसका यह हुआ, एक दूसरा प्रयोग इसी पर हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा प्रयोग भी हुआ। उसमें यह देखा गया कि जो वेव नेचर है और कण नेचर है ये अलग अलग समय में शो कर रहा है। कैसे समय में? जब एक ऑब्जर्वर वहाँ है, जब देखने वाला कोई है, तो उस समय जो फोटोन है वह पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और जब देखने वाला नहीं है तब वह तरंग की प्रकृति शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो कि उन लोगों के अस्तित्व को रियलिटी में तब सिद्ध कर रहा था जब कोई देखने वाला है, जब व्यक्ति कोई देख रहा है या वह जानता है
उसके विषय में जानना भी उसके ऑब्जर्वेशन को प्रभावित कर रहा था। तो इस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाला और बहुत सारी थ्योरी इसके हिसाब से हुए कि बहुत सारी जो रियलिटी है वह ऑब्जर्वेशन के कारण है। तो ये स्पेस टाइम और बहुत सारी रियलिटी जो है जो हम देखते हैं ये हमारे माइंड के कारण है। हमारे मस्तिष्क में ही कुछ ऐसा है जिसे हम देखते हैं। हमें दिशाओं का भान कैसे होता है? अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, इसमें इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला कि ग्रिड सेल और प्लेस सेल माइंड में पाया गया, जो कि हम लोग को नेविगेशन में मदद करता है। और यहाँ भी यह पाया गया कि यहाँ भी जो हरकतें हो रही हैं वो सब एटॉमिक लेवल पर हो रही है, क्वांटम लेवल पर हो रही है। जो पक्षी हैं उड़ते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं, उनको दिशा का भान होता है। कैसे होता है? तो पाया गया कि इनको दिशा का भान होता है इसी से, क्वांटम लेवल का उसमें प्रोसेस चल रहा है जिससे उनको दिशा का भान होता है। ये एक अचंभा जैसा है। कबूतर को बंद कर दिया गया एक डब्बे में, डब्बे को बंद कर दिया गया एक दूसरे डब्बे में, उसको भी बंद कर दिया गया तीसरे डब्बे में, और उसको ट्रक पर लाद दिया गया। कबूतर की आंखें भी बांध दी गई थी और उसको ले जाया गया एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ से देखा गया कि वो छोड़ दिया गया तो वापस आ गया। वह उसके दिमाग में सर्किट बन गया था ठीक उसी तरह से। तो कहा कि यहाँ तो सब एटॉमिक लेवल पर जो है गतिविधियाँ हो रही है जिससे वो नेविगेशन कर पा रहे हैं। तो पहले था कि जो क्वांटम फिनोमेना है यह सिर्फ जब बहुत कम तापमान है तभी संभव है। ज़्यादा तापमान पर यह संभव नहीं हो सकता है, यानी मस्तिष्क जब गर्म है तब यह संभव नहीं हो सकता है। ऐसा पहले क्वांटम फिजिस्ट सब मानते थे, लेकिन रोजर पेनरोज ने और अन्य लोगों ने भी जो क्वांटम लेवल का वो टेस्ट कर रहे थे प्राणियों में, उन लोगों ने कहा कि नहीं, यह जो है ये वार्म लेवल पर भी क्वांटम एक्टिविटी शो होती है। इसलिए पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो क्वांटम लेवल पर होता है और वहाँ पर तो गर्मी होती है। और यही ब्रेन के नेविगेशन में भी है, और जो हम लोग स्मेल करते हैं उसमें भी है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही जब जाएगा तभी वहाँ पर जो है वो क्वांटम लेवल शो होगा, या और ठंडे लेवल पर जाएगा तभी शो होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये वार्म लेवल पर भी, हल्के से गर्मी पर भी यह संभव है। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जो हम देखते हैं, हमारे देखने से भी बहुत सारे, इसका मतलब है कि हमारे में कुछ सत्ता है जो ऑब्जर्वेशन के कारण ही किसी सत्ता के होने को सिद्ध कर देता है। इसका मतलब हमारे में कुछ है। वह क्या है? कुछ बायोसेंट्रिक थ्योरी आई रॉबर्ट लांजा की, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात कही कि जब स्पेस टाइम ये सब लीनियर नहीं है, ये सब लीनियर फैशन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट कर देते हैं। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह सबसे सिद्ध हो रहा है। कई पैराडॉक्सेस आ रहे हैं फिजिक्स के। तो अब यहाँ पर उनका कहना था कि जब ये लीनियर लेवल पर ये शो नहीं कर रहे हैं तो फिर डेथ भी जो है वो लीनियर नहीं हो सकता। लाइफ भी लीनियर नहीं है, डेथ भी लीनियर नहीं है, यानी एक रेखा से ये गुजर नहीं जा रही। तो ये लीनियर प्रोसेस नहीं है लाइफ एंड डेथ, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है और यह परसेप्शन है। तो हमारी मृत्यु वास्तव में संभव नहीं। तो मृत्यु जो है जीवन का ही एक्सटेंशन है, और जीवन मृत्यु का ही एक्सटेंशन है। और जीवन और मृत्यु अलग अलग एक्सटेंशन, अलग अलग काल फ्रेम में नहीं है।
यानी अलग अलग समय टाइम फ्रेम में नहीं। ऐसा नहीं है कि अब जीवन अब तक है, इसके बाद अब मृत्यु शुरू होगी, या मृत्यु अब है, अब इसके बाद अब जीवन शुरू होगा, ऐसा नहीं। यानी समय ने इसको मृत्यु और जीवन को विभाजित नहीं किया हुआ है, बल्कि समय एक ही समय में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। यानी हम जन्म भी रहे हैं किसी संदर्भ में और किसी संदर्भ में मर भी रहे हैं। यानी यह एक जो है जीवन और मृत्यु, हम साथ ही साथ जीवन जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी कोई चीज़ जो टूट रही है, कोई जुट रही है, वो साथ ही साथ है। टूटने और जुटने की प्रक्रिया जो है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ये हमारा नज़रिया है देखने का। जैसे जवानी जन्म रही है या कह सकते हैं, और बचपना मर रहा है या कह सकते हैं। हम एक सांस लेते हैं तो हमारे में जीवन आ जाता है, छोड़ते हैं मृत्यु हो जाती है। हर सांस जीवन, हर सांस मृत्यु, यह बतलाती है। इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। हम साथ ही साथ, अभी हम बुढ़े हो रहे हैं, अभी मर भी रहे हैं, हम अभी जीवित हैं, अभी मर भी रहे हैं। ये साथ ही साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग समय आएगा। यानी जिसको हम मृत्यु कहते हैं वह भी वास्तव में अकेली मृत्यु नहीं है, वह जीवन भी है। तो इस तरह से जीवन और मृत्यु ये साथ साथ की घटना है। तो रॉबर्ट लांजा ने एक बायोसेंट्रिक थ्योरी दिया। इसमें कहा कि जो हम लोग स्पेस टाइम और सब चीज़ों का जो परसेप्शन है, ये हम लोग के माइंड के कारण है। अगर हम लोग का माइंड हटा दिया जाए तो हम लोग क्या परसीव कर पाएंगे समय का बोध हम लोग को कैसे हो पाएगा। तो यह जो बोध का तत्व है, यह हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं है। तो यह जो हमारे भीतर का बोध है, यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उस आत्म तत्व की बात को समझने के लिए। और जीवन और मृत्यु साथ ही साथ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय में एंड कर जाए। तो हमारा जो पदार्थ तत्व है, हम इतना ही भर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। या हमारे डीएनए लेवल तक ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। न्यूरॉन्स के विषय में देखा गया, यहाँ पर मैं बतलाना चाहूँगा। साइंटिस्टों ने प्रयोग किया, उनमें न्यूरॉन की क्लोनिंग की उन लोगों ने। और न्यूरॉन की जो क्लोनिंग की, तो उसमें उन्होंने पाया कि जब 10,000 न्यूरॉन की संख्या हो जाती है एक जगह पर, तो वे ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर देते हैं। यानी वहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाता है जब इनकी 10,000 की संख्या हो जाती है। तो उसमें से कोई एक जो न्यूरॉन है वो मास्टर के रूप में आता है, यानी कंट्रोलर के रूप में आ जाता है, पेस मेकर हो जाता है। वो सबको गाइड करने लगता है, चलाने लगता है, निर्देशित करने लगता है। अब उसमें यह भी देखा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं, कई अगर वो हैं तो इसमें से कोई माइक्रोट्यूब्यूल है तो वह एक जो है वह बाकी को गाइड करने लगेगा, और बाकी माइक्रोट्यूब्यूल को। यानी इनके भीतर में अपने आप कनेक्शंस हो रहे हैं। तो कोई ना कोई इसमें मास्टर है। तो एक मास्टर डीएनए होगा, एक मास्टर न्यूक्लियोटाइड भी होगा जो कि पूरा कंट्रोल कर रहा है। अब डीएनए किस चीज़ से बना? डीएनए आखिर जुटा क्यों? सारी सूचनाएं क्या डीएनए में है? डीएनए आखिर ऐसे जुटते ही क्यों हैं? डीएनए से न्यूक्लियोटाइड में सूचना चली जाती है, न्यूक्लियोटाइड एक विशेष क्रम में जुटते हैं। ये आखिर लाइफ शुरू कैसे हुआ? तो बतलाते हैं प्रिमिटिव आरएनए शुरुआत में पाया गया। वह आरएनए ऐसा था जो कि एक ही साथ जीन भी था और प्रोटीन भी था। यानी जीन था, यानी अपने को ट्रांसक्रिप्ट कर सकता था, अपने को रेप्लिकेट कर सकता था, प्रोटीन को गाइड कर सकता था, प्रोटीन बना सकता था, और साथ ही साथ वह प्रोटीन भी था। यहाँ से जीवन की पहली शुरुआत होती है। तो ऐसे वायरस बनते हैं, फिर बैक्टीरिया बनते हैं। इस तरह से ये जीवन विकास होता है। लेकिन अगर वह जो प्रोटीन था और वह जो जीन था जहाँ से जीवन की शुरुआत बताई जाती है, आखिर अगर उसमें कोई बायोलॉजी नहीं थी, तो उसके भीतर में कुछ नहीं था, तो वो आखिर रेप्लिकेट किया कैसे? वो जुड़ा क्यों? उसने जीन बनाई क्यों? जीन बनाने की प्रेरणा उसमें कहाँ से आई? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ये कहाँ से जीन बनाने की इसमें प्रेरणा आई?
उसका प्रेरक कौन था? तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं तो वे बतलाते हैं कि ऑर्गेनिक जो एटम्स होते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि यह जो है जीव बना, तो ये जो जीव बना, तो जीव के जो अणु हैं वे कौन से हैं? तो उन लोगों ने पाया कि मुख्य रूप से 10 जो हैं जीव के अणु हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम और सोडियम, जितने जो 10 हैं ये जीव को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये मिल करके 99.9% कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे जैविकी का। और अगर इसमें आयरन को भी जोड़ दिया जाए तो 99.99 हो जाएंगे। तो ये जो कर रहे हैं तो ये कोई साधारण नहीं है। यही सब जुड़ करके तो बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इतने ही एलिमेंट होते हैं। तो ये जुड़ रहे विशेष क्रम में, तो आखिर क्यों जुड़ रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने ही आया। तो जाहिर सी बात है इनके भीतर कुछ प्रेरणा है, अन्य क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी देखा गया। तो इनमें जो आउटर सेल हैं, जैसे हाइड्रोजन के आउटर सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन में 2 है, नाइट्रोजन में 3 है, कार्बन में 4 है। तो ये पाया गया कि ये सब जो है 1, 2, 3, 4 जिनका आउटर सेल में है, तो ये जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बॉन्ड बनाने में। तो ये जब बॉन्ड इनका बन जाता है तो ये क्यों बन जाता है? स्टेबलाइजेशन के लिए। लेकिन प्रेरणा कौन दे रहा है इनको रिएक्ट करने का? ये एक बहुत बड़ा उनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। तो उन्होंने पाया कि यह स्थिति यह क्यों विकसित हो गया? इसीलिए विकसित हो गया क्योंकि स्टेबिलिटी थी, इनके बॉन्ड में स्टेबिलिटी थी, इसको फ्रेमवर्क दिया गया। और इनके बॉन्ड में स्टेबिलिटी, वास्तविक स्टेबिलिटी कहाँ थी? अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वो एक साथ माना जाता है, न्यूक्लियन कहते हैं। तो इनका जो रेशियो है तो 1:1842 है। तो यह रेशियो पाया गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस रेशियो में थोड़ा भी बदलाव हो जाता तो क्या होता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में घूमने लगते एक दूसरे के, और उसमें जो है ये जंप कर जाता इलेक्ट्रॉन भीतर। तो अब यह जो है फिर लाइफ संभव नहीं हो पाता। और दूसरे ऑर्गेनिक साइंटिस्ट अब ये भी बतलाते हैं कि जीवन संभव हुआ, इसके पीछे यह भी बात है कि क्वार्क्स जो होते हैं, जो प्रोटॉन के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वे जो होते हैं वे स्टेबल हैं, वे एक स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसके कारण है बिल्डिंग ब्लॉक स्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात उन्होंने पाया कि प्रोटॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये बिल्कुल बैलेंस। अगर इस चार्ज में कोई अंतर आ जाता, बैलेंस नहीं होता, तो ये पूरा अस्तित्व जो है ये फ्लूइड हो जाता, ये फ्लूइड स्टेट में होता, यानी तरल स्टेट में होता। और यह जो चार्ज है ये 1.60277 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये दोनों चार्ज बराबर हैं। इसके कारण ही यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, जिसके कारण जो है रिएक्शन करने का मौका मिला और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पानी बनाया। और पानी का बनना जीवन के बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पानी जो होता है ये 4 डिग्री
टेम्परेचर पर जो है इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है।